हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मानविक कोचिंग सेंटर। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और उसके बाद फर्दर हम मास और वेट को बहुत ही अच्छे से समझेंगे। वहाँ से एमसीक्यू बहुत ही अच्छे अच्छे निकल कर आते हैं। मतलब कंपैरिजन दोनों में समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो हमने पढ़ा था पहले एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। प्रीवियस वीडियो में हम इस पे बात कर चुके हैं और वहाँ से हमने इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में देखा था और मोशन ड्यू टू ग्रेविटी हम कौन से इक्वेशंस यूज़ करेंगे वो सब पढ़ा था। तो फिर से मैं एक बार आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या था? जब भी कोई हम एक फ्री फॉल बॉडी लेते हैं उसके ऊपर जब कोई फोर्स अप्लाई होता है तो जो वो फोर्स होता है वो सिर्फ आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ठीक है, आप ये कह सकते हो फ्री फॉल बॉडी जब भी कोई हम किसी हाइट से, पर्टिकुलर हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं, थ्रो में भी फेंकना हो जाता है, छोड़ते हैं जस्ट उसको, तो क्या होता है? ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ठीक है, तो वहां पे हम एयर रेजिस्टेंस को और अदर फोर्सेस को नेग्लेक्ट कर देते हैं। ऐसे सिचुएशन में जो एक्सेलरेशन मिलता है हमें, वो किसकी वजह से होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ग्रेविटी की वजह से। ठीक है, और हमने ग्रेविटी की वैल्यू निकाली थी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और वहां पे मैंने आपको दो चीजें और बोली थी नोट करने के लिए कि जैसे ही हम किसी हाइट से, किसी पर्टिकुलर हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं, छोड़ते हैं, तो वहाँ पे जहाँ से आपने ऑब्जेक्ट को छोड़ा है वहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी होती है, जो u की वैल्यू होती है, वो आपकी 0 होती है। और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आएगा v की वैल्यू बढ़ती जाएगी। ठीक है, या आप ये कह सकते हो कि v इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट से एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। हमने जो कुछ पढ़ा है उसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं, अब हमें पढ़ना है ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल, और कोशिश कीजिएगा इसको खुद से सोल्व करने की, समझने की कोशिश कीजिए। पहले तो टू एस्टिमेट द हाइट ऑफ ए ब्रिज ओवर ए रिवर, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रीली इन द रिवर फ्रॉम द ब्रिज। ये कह रहा है कि ब्रिज की रिवर से कितनी हाइट है, मतलब रिवर के ऊपर एक ब्रिज बना हुआ है, अब बंदा ब्रिज पे खड़ा है, वहां से वो क्या करता है? एक स्टोन को गिराता है। किस चीज के लिए? रिवर और ब्रिज के बीच में, यानी कि ब्रिज रिवर से कितनी हाइट पे बना है ये चीज मेजर करने के लिए। तो उसने क्या किया है? उसने कोई फोर्स नहीं अप्लाई किया, उसने जस्ट छोड़ा है एक फ्री फॉल बॉडी की तरह, एक स्टोन को ड्रॉप किया है वाटर के अंदर, और वो जानना चाहता है कि उसकी हाइट कितनी है। ठीक है, दिस स्टोन टेक्स 2 सेकेंड। अब स्टोन को कितना टाइम लग रहा है? स्टोन टेक्स 2 सेकेंड टू टच द वाटर सरफेस इन द रिवर। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है? हमें कैलकुलेट करना है हाइट ऑफ द ब्रिज फ्रॉम द वाटर लेवल। ओके, तो अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था इक्वेशन ऑफ मोशन ड्यू टू ग्रेविटी। हमें निकालना है हाइट। और अभी आप क्वेश्चन में देखिए, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें आपको क्या क्या गिवन है? आपको बोला गया है कि आपने ब्रिज की हाइट मापनी है, रिवर से कितनी है, इसलिए आपने एक स्टोन को छोड़ दिया। ठीक है, और वो स्टोन पानी तक पहुंचने के, पानी के सरफेस तक पहुंचने में 2 सेकेंड लेता है। तो आपको टाइम गिवन है, और मैंने कहा कि फ्री फॉल बॉडी को जब हम छोड़ते हैं तो जो उसकी u की वैल्यू होती है वो 0 है। ठीक है, तो मोशन ड्यू टू ग्रेविटी में आपकी ये सेकंड इक्वेशन लग सकती है। हाइट ही तो निकालनी है हमें, ग्रेविटी की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, टाइम क्वेश्चन में दिया गया है, u की वैल्यू आपको पता चल गया कि आपने फ्रीली फॉल बॉडी लिए, स्टोन को, एक स्टोन के ऊपर कोई और फोर्स अप्लाई नहीं किया। इट मीन्स यहाँ पे u की वैल्यू हो जाएगी आपकी 0, t आपको 2 सेकेंड दिया गया है। तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन या मोशन ड्यू टू ग्रेविटी इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कीजिए। u की जगह 0, ठीक है, t की जगह 1/2, 9.8 ग्रेविटी की वैल्यू 1/2 को देखो बाहर लिया है और ग्रेविटी और t का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, u की वैल्यू तो 0 है ही, तो 0 के साथ t की मल्टीप्लाई करोगे वो तो 0 हो ही जाएगा, है ना। प्लस 1/2 ग्रेविटी की वैल्यू रख दी 9.8 इंटू टी का स्क्वायर है तो 4। ठीक है, कैंसिल आउट करोगे ये आपका आ जाएगा
19.6 मीटर। ठीक है, अब जो हमारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये है मास और वेट। इजी कॉन्सेप्ट है, बस इसको समझना है और बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है। यहाँ से एमसीक्यू निकल के आते हैं बहुत इजी, बट हम कहीं ना कहीं इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं और मास और वेट में डिफरेंशिएशन नहीं समझ पाते क्या डिफरेंस है, जिसकी वजह से हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस टर्म को मार्क कर लीजिएगा, मास क्या होता है और वेट क्या होता है। ठीक है, तो चलो समझते हैं इस चीज को। देखो, मास होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की एक क्वांटिटी। अब क्वांटिटी आप कैसे समझोगे? अगर हम बात करें तो मान लो कि ये 4 पेन्स है मेरे पास। ठीक है, मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, प्लीज समझने की कोशिश कीजिएगा। ये 4 पेन है मेरे पास, रेड, ब्लू, पिंक और स्काई ब्लू। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, इनको टाई कर देती हूँ एक रबड़ बैंड से और फिर आपसे पूछती हूँ कि ये जो बंच बन गया, ये जो गुच्छा बन गया पेन्स का, इसके अंदर कितनी क्वांटिटी है? तो आप क्या करोगे, सभी पेन्स को काउंट करोगे। ठीक है, सभी पेन्स को काउंट करोगे, 1 2 3 4। आप क्या कहोगे कि ये जो गुच्छा है ये 4 पेन से मिलकर बना है। ठीक है, तो मास एक्चुअल में वही है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी मटेरियल कितनी क्वांटिटी से बना है, उसके अंदर मटेरियल जो है उसकी कितनी क्वांटिटी है। इस चीज से आप इसको समझ सकते हो। ठीक है, बहुत ही आसान हो जाएगा समझना। और जो मास होता है ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसको हम अगर एसआई यूनिट की बात करें तो केजी होती है। ठीक है, और मास किसी भी बॉडी का, आप कहीं भी चले जाइए, चाहे अर्थ के सेंटर पे चले, अर्थ के पोल पे चले जाइए, इक्वेटर पे चले जाइए, मास किसी भी ऑब्जेक्ट का चेंज नहीं होगा। जो मास उसका आपने यहाँ लिया है वही मास उसका आप ऊपर जाओगे तो भी होगा। ठीक है, मास की ये चीज ध्यान रखनी है, मास कभी भी चेंज नहीं होता है, मास कभी भी जीरो नहीं होता है, मास एक स्केलर क्वांटिटी होती है। और अगर आप इसको और अच्छे से डिफाइन करना चाहो तो आप बोल सकते हो, मास ऑफ ए बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन इट। ये एक वो क्वांटिटी है, मतलब किसी ऑब्जेक्ट को बनाने में कितना मैटर लगा है, आप उस क्वांटिटी को, उस बॉडी का मास बोल सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं वेट की। जनरली हम मास और वेट को सेम कंक्लूड कर लेते हैं, बट वेट क्या होता है? वेट वो फोर्स होता है जो ग्रेविटेशन यानी कि अर्थ के सेंटर से किसी ऑब्जेक्ट पर लगता है। ठीक है, क्या होता है, देखो जो अर्थ है हमारी, अर्थ के सेंटर से फोर्स लगता है हमारे ऊपर, ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगता है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, सभी चीजें अर्थ की ओर अट्रैक्ट होती है, हमने पढ़ा है ना। तो इस चीज को थोड़ा सा और अच्छे से समझो और नोट से देखो एक बार। वेट ऑफ ए बॉडी इज द फोर्स विद विच इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। और फोर्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, जी इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड आर स्क्वायर यानी कि रेडियस स्क्वायर। ठीक है, तो न्यूटन सेकंड लॉ में हमने क्या पढ़ा था कि जो फोर्स होता है वो मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। और अभी हमने वेट के बारे में क्या बोला कि वेट एक ऐसा फोर्स होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाला वो फोर्स होता है जो सेंटर, अर्थ के सेंटर से किसी ऑब्जेक्ट पर लगाया जाता है। ठीक है, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, हर चीज अर्थ की ओर अट्रैक्ट हो रही है, तो यहाँ पे फॉर्मूले में हम एक्सेलरेशन की जगह जी पुट कर सकते हैं क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो वेट का फॉर्मूला हमारा क्या हो जाता है, मास इनटू ग्रेविटी। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास, और अगर हम ग्रेविटी को कंक्लूड कर दे, इकट्ठा कर दे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वेट हो जाएगा। ठीक है, और मास क्या है, मास एक सिंपल क्वांटिटी है। आप मास के साथ ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी और ऐड कर दोगे तो वो आपका क्या निकलेगा, वो आपका वेट निकलेगा। ठीक है, तो एसआई यूनिट इसकी क्या होती है, जैसे फोर्स की न्यूटन होती है, ये फोर्स के इक्वल है, तो वेट की भी एसआई यूनिट क्या होती है, आपकी न्यूटन होती है। ठीक है, तो अगर आप ज्यादा डिफरेंशिएट ना कर पाओ इस चीज को, मास और वेट को, तो इतना सा समझ लो कि मास तो होती है कोई क्वांटिटी और वेट होता है फोर्स के इक्वल। अब फोर्स के इक्वल हो रहा है, और फोर्स भी कैसा, जो अर्थ के सेंटर से लग रहा है, यानी कि ग्रेविटी की बात हो रही है, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स की बात हो रही है। ठीक है, जो अर्थ के सेंटर से फोर्स लग रहा है, जब हम किसी मास को ग्रेविटी के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो दोनों की जो कंक्लूड वैल्यू आती है किसी ऑब्जेक्ट की, वो आपको वेट बताती है, ना कि मास। ठीक है,
तो इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी है तो पर्टिकुलर एक डायरेक्शन मिलेगी आपको। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ध्यान रखने का है वो ये है कि अगर आपका वेट मैक्सिमम है, तो देखो वेट क्या है कि अर्थ के सेंटर से फोर्स लग रहा है। तो हमने क्या पढ़ा था कि जो पोल है ना हमारा, जो पोल होते हैं, अगर आप पीछे वाले प्रीवियस कुछ रिवाइज करना चाहो तो चलो मैं आपको दिखा देती हूँ। हमने ये क्या पढ़ा था कि पोल पे जो रेडियस होती है सेंटर से लेके पोल तक का जो ये रेडियस होता है ये कम होता है एज कंपेयर टू इक्वेटर। ठीक है, तो मतलब अगर अट्रैक्शन की बात करोगे आप, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करोगे, अगर ग्रेविटी की बात करोगे तो किस पे ज्यादा होगी? जो चीज नजदीक है उस पे ज्यादा होगी, है ना। तो पोल पे जो वेट होता है हमारा वो ज्यादा होता है क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी ज्यादा लगी। तो मास इंटू ग्रेविटी क्या है? हमारा वेट है ना। तो यहाँ पे जो पोल पे जो वेट होगा हमारा, जो W की वैल्यू होगी वो कैसी होगी? मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो पोल पे हमारी ग्रेविटी मैक्सिमम है, इट मीन्स हमारा वेट मैक्सिमम है। इक्वेटर पे हमारी ग्रेविटी कम है, डिस्टेंस ज्यादा है, यानी कि अट्रैक्शन कम है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे वेट अगर कम, इक्वेटर पे हमें वेट कैसा फील होगा? कम फील होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो मतलब क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, मैंने देखा है ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर कि आपको ना गोल्ड खरीदना है, तो आप कहाँ जाओगे गोल्ड खरीदने? तो आप गोल्ड खरीदना चाहते हो ना तो इक्वेटर पे चले जाओ। ठीक है, क्योंकि इक्वेटर पे क्या होगा? वहां पे आपका वेट मिनिमम होगा। ठीक है, वहां पे आपको वेट मिनिमम लगेगा, तो गोल्ड उसी क्वांटिटी में, उन्हीं पैसों में गोल्ड आपको ज्यादा मिल जाएगा। लेकिन अगर आप पोल पे चले जाओगे तो वहां पे वेट मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो वहां पे उन्हीं पैसों में आपको थोड़ा सा गोल्ड मिलेगा और फिर घर आके आप बोलोगे कि ये क्या हुआ, है ना। तो मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपको शुगर खरीदनी है तो आप कहाँ जाओगे? आप अर्थ के इक्वेटर पे जाओ, क्योंकि इक्वेटर पे वेट मिनिमम होता है, वहां पे आपको ज्यादा मिलेगी। तो ऐसे ऐसे एमसीक्यूज बनाता है। इन 2 पॉइंट्स को आप समझ जाओ अच्छे से, अपनी नोटबुक में नोट कर लो। मुझे लगता है ये इनफ रहेगा इन 2 क्वांटिटीज को अच्छे से समझने के लिए। चलो अब थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून और अर्थ, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है ये पूछा गया है, तो समझते हैं। चलो, वेट ऑफ अर्थ को मैंने WE लिखा है, तो फॉर्मूला आप सभी को पता है, G इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, M इज द मास ऑफ अर्थ और M इज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि अर्थ के ऊपर, अर्थ के सरफेस पे रखा है, जैसे ये रखा है। ठीक है, और R इज द रेडियस। ठीक है, ये अर्थ की रेडियस जिसका आपने स्क्वायर कर लिया। ऐसे ही आप मून के साथ इक्वेशन लगाओगे, ग्रेविटेशन, मास ऑफ द मून एंड मास ऑफ द ऑब्जेक्ट जो कि आपके मून के सरफेस पे रखा है, जैसे ये स्मॉल m, और रेडियस ऑफ द मून। ठीक है, इसका स्क्वायर। अब 2 चीजें आपको एनसीईआरटी की बुक में हाईलाइट करके दी गई हैं, इनकी वैल्यूज आप याद कर लीजिएगा कि अर्थ का मास तो होता है 598, ज्यादा नहीं याद कर सकते, तो इन 2 चीजों को ध्यान रखो कि मास अर्थ का 598, ठीक है, 598, ये चीज याद करना आसान है अगर पॉइंट्स सीरीज ना ध्यान रहे तो। ठीक है, और मून का मास होता है 736। ठीक है, तो अर्थ का मास होता है 5.98 इंटू 10⁻24 और मून का मास होता है 7.3636 इंटू 10⁻22। ठीक है, अगर रेडियस की बात करें तो अर्थ की रेडियस होती है 6.37 इंटू 10⁻6 और मून की रेडियस होती है 1.74 इंटू 10⁻6। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? रेशियो निकालना है। बेसिकली हम दोनों को कंपेयर कर रहे हैं तो रेशियो निकालते हैं। वैल्यू पुट कीजिए फटाफट से। आपके पास मास ऑफ अर्थ है, ठीक है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं है, स्मॉल m को आप ऐसे कैसे रहने दीजिए। ठीक है, रेडियस दिया गया है, r² कर दीजिए। और ऐसे ही वेट ऑफ मून निकाल रहे हो आप। ठीक है, तो वेट ऑफ मून में जो जो चीजें थी आपके पास वो आपने वैल्यू पुट कर दी। बेसिकली आपके पास जी की वैल्यू भी है, पर अभी हम कंपेयर कर रहे हैं, जी को हम एज इट इज रखते हैं, जो वैल्यूज हैं हमारे पास उनकी वैल्यू पुट करते हैं। तो देखिए जो ऊपर वैल्यू दी गई हैं वो सभी मैंने इस फॉर्मूले में पुट की हैं यहाँ पे, अब चेक कर लीजिए। ठीक है, और तो मैं क्या कर रही हूँ, जी और एम को कॉमन निकाल ले रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ से जो ये वैल्यू है इनकी जब आप कैलकुलेशन करोगे तो ये आपको मिलती है 0.165, जो कि अप्रोक्सीमेट है आपके 1.2
6 के। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखने वाली बात आपके लिए ये है, सॉरी, तो जो पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट डाल के अपने नोट्स में नोट करना है वो ये है कि वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून कितना होगा, 1/6 मल्टीप्लाई वेट ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो क्वेश्चन न्यूमेरिकल बना के पूछेगा वो आपसे। ठीक है, कि कोई ऑब्जेक्ट मून पे है, अगर अर्थ पे लेकर जाओगे तो क्या होगा, आपको उसको 1/6 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो देखो जैसे एक क्वेश्चन आया है, व्हाट इज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज वेट इज 49 न्यूटन। वेट का फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा। ठीक है, वेट जनरली क्या है, फोर्स है, और फोर्स हमारा क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। बट वेट पे क्या, कौन सा फोर्स लगता है, ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, तो मास क्या, वेट क्या हो जाता है हमारा, m इंटू जी। तो वेट की वैल्यू आपको गिवन है 49, पुट कर दीजिए। m गिवन नहीं है, ग्रेविटी की वैल्यू आपको पता है 9.8, तो यहाँ से वेट कितना आ जाएगा आपका 5 kg। ठीक है, और इसके बाद है हमारा थ्रस्ट और प्रेशर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थ्रस्ट और प्रेशर। इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल आज आप इसी कॉन्सेप्ट को समझिए। अगर आपके पास कोई बुक है तो क्वेश्चंस को सोल्व कीजिए, अदरवाइज चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हमारा एमसीक्यू रहेगी, एमसीक्यू की सीरीज रहेगी जो कि हम लाइव सेशन से करेंगे, ताकि आप भी साथ के साथ उनको सोल्व कर पाओ। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कल एक और नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, जो आपको दिख ही रहा है कल हम क्या पढ़ने वाले, थ्रस्ट एंड प्रेशर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो को मिस मत कीजिएगा। क्लास अगर अच्छी लगती है आपको तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं कल, और तो ओके, बाय बाय, टेक केयर।